नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। एक कहावत आपने सुनी होगी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। राजनीतिक गलियारों में इस कहावतों को काफी आम माना जाता है। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि आज इस कहावत की प्रासंगिकता क्या है। तो ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए जो हमारा आज का विषय है कि जेजेपी में चल क्या रहा है। जेजेपी के कद्दावर नेता और विधायक रामकुमार गौतम वो कहते हैं कि जिस दिन मैं मुखालफत करूंगा वो दिन बहुत बुरा होगा। तो वहीं जेजेपी के गुलाचीका से विधायक ईश्वर सिंह वो कहते हैं कि सुनी नहीं जा रही है, सड़कें नहीं बन पा रही हैं, महकमा दुष्यंत चौटाला के पास होते हुए भी। अंदर खानों से खबर है कि 10 में से 4-5 विधायक ऐसे हैं जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में जेजेपी की आने वाली राजनीति किस तरह से प्रभावित हो सकती है, यह मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सबसे पहले आप सुनिए जो रामकुमार गौतम और ईश्वर सिंह की शिकायत है, बागी तेवर है, उसके बाद हम चर्चा पे सीधे आगे बढ़ते हैं। क्यों सड़कों के प्रति डायरेक्ट संपर्क एमएलए का होता है और एमएलए ही उसकी जो है ना दायित्व है, एमएलए की ही जिम्मेवारी है। तो कई कारण बन गए कि पिछले बजट में भी मैंने कहा, उससे पहले भी मैंने कहा, लिख के भी दिया, बार बार रिमाइंडर भी कराया कि सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। और इसी इतनी ख़राब है कि जो है ना लोगों के जहन के अंदर ये बात गले से उतरती नहीं कि अभी एक सीट जीतती है कैथल ज़िले में और महकमा भी आपके पास है। जब महकमा भी आपके पास है तो फिर क्यों नहीं तो मैं लोगों को जवाबदेह नहीं बन सका। इसलिए मैंने ये बात रखी कि भाई तुरंत जो है सरकार के पास मैंने बात रखी भाई सड़कें बनाएं। पार्टी पुर्टी का तो कोई नहीं, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरा खुद का ही फैसला है। पार्टी क्या होती है इसमें कोई ना तो मैं दुष्यंत की कोई मुखालफत करना चाहता। जिस दिन मुखालफत करूंगा उस दिन यूं समझ लेना बहुत बुरा दिन होगा। टिकट पे तो एक भी जीता कोई, ईश्वर सिंह भी अपनी पुत्र बधू को जिता के लाया अपने बलबूते पे। जुला में तीसरी पोजीशन पाया, जबकि वो बड़ा इज्जतदार लड़का था, क्योंकि उसका टैग ये लग रहा JJP। जहन के अंदर ये बात गले से उतरती नहीं कि अभी एक सीट जीतती है कैथल ज़िले में और महकमा भी आपके पास है। जब महकमा भी आपके पास है तो फिर क्यों नहीं तो मैं लोगों को जवाबदेह नहीं बन सका। इसलिए मैंने ये बात रखी। तो दोनों ही नेताओं को आपने सुना। रामकुमार गौतम जो कि नारनौल से विधायक हैं, उनका यह कहना था कि पार्टी वार्टी कुछ नहीं होती, ये मेरा व्यक्तिगत फैसला होगा। उन्होंने कहा मैं दुष्यंत की अभी मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन जिस दिन मुखालफत करूंगा वो दिन बहुत बुरा होगा। निकाय चुनाव पर जेजेपी की आई सीट्स को लेकर उन्होंने कहा कि टिकट पर कोई नहीं जीता, ईश्वर जी अपनी पुत्र वधू को अपने दम पर जिताकर लेकर आए हैं। एक और नेता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो चौथे नंबर पर इसलिए रहा क्योंकि उसके पास जेजेपी पार्टी का सिंबल था। वहीं जो ईश्वर सिंह है, गुलाचीका से विधायक हैं जेजेपी के, उनका यह कहना है कि पार्टी में सुनी नहीं जा रही है, सड़कें बेहाल है और पीडब्ल्यूडी का महकमा दुष्यंत चौटाला के पास होते हुए भी हाल वही के वही हैं। वो कई बार शिकायतें कर चुके हैं, कई बार चिट्ठियां भी लिख चुके हैं। अब कई सारे सवाल हैं जो कि जेजेपी को लेकर खड़े होते हैं, जेजेपी के आने वाले समय की राजनीति को लेकर खड़े होते हैं। चलिए बात करते हैं इस मुद्दे पर। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता रजत पंजेटा जी हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता केवल ढिंगरा जी हमारे साथ हैं और जेजेपी के प्रवक्ता दीपकमल सारण जी हमारे साथ होंगे और बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ होंगे। बहुत स्वागत है आपका रजत जी, केवल जी। पहला कमेंट तो मैं आपसे लेना चाहूंगा रजत जी, पार्टी में अंदर खाने जो है वो टूट की भनभनाहट अभी सुनाई दे रही है, क्या कहेंगे? जी निश्चित तौर पे जो जसपा पार्टी है उनके विधायक जैसे कि रामकुमार गौतम जी हैं, वो शुरू से ही पहले दिन से ही दुष्यंत चौटाला जो इनके हैं उप मुख्यमंत्री, उनके ऊपर अलग अलग किस्म की उन्होंने टिप्पणी और संज्ञा देने का काम उन्होंने किया। खोपर
जो शब्द एक उन्होंने खास तौर पे उसके लिए इस्तेमाल किया, विधानसभा में इस्तेमाल किया। विधानसभा में भी कई बार वो ये बात बोल चुके हैं, ये सारे के सारे जो महकमे हैं वो खुद लेके बैठे हैं और बाकियों के पास कुछ नहीं है। एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो अभद्र गालियां देते भी सुनाई दिए थे। मजाक मजाक में उन्होंने 2-3 गालियां साथ जोड़ दी थी। तो देखिए, निश्चित तौर पे जो जसपा के विधायक हैं, जसपा पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जसपा के विधायक आए दिन किसी न किसी विधायक के बगावती सुनने को मिलते हैं। यहाँ तक कि शाहबाद के जो एमएलए हैं रामचरण काला, अभी हाल ही में जो निकाय के चुनाव हुए, वहां आपने देखा किस तरह उन्होंने भाजपा के जो बेदी जी हैं, OSD2 CM है, पहले पूर्व में मंत्री रहे, उनके बेटे हैं, उनको भी हरा दिया। ऐसे ही शाहबाद की मैं बात करूं, ऐसे ही गौतम जी की बात करूं, ईश्वर जी की बात करूं, और भी जो इनके हैं अन्य विधायक हैं, आए दिन उनके बगावती सुर। अगर मंत्री नहीं बनाते देवेंद्र पब्ली को, शायद वो भी मुझे लगता है टीम लीडर होते इस वक्त। लेकिन सड़कों की जहां तक बात की जाए तो सड़कों का तो पूरे हरियाणा में अगर मैं बात करूं तो लाडवा से लेकर यमुनानगर की सड़क है, उसका इतना बुरा हाल है कि ना तो वहाँ किसी को मरीज को लेके जाया जा सकता है, ना एम्बुलेंस में लेके जाया जा सकता है, और घर से अगर अपनी गाड़ी में लेके जाए तो शॉकर टूट जाए उससे। तो देखिए, यहाँ अंदरूनी जो सड़कें हैं, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं, वो कई सड़कों का है बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे कई नेशनल हाईवेज है, उनका बहुत बुरा हाल है। तो जो ये बात इन्होंने उठाई अभी की सड़कों के लेके, क्योंकि PWD B&R का महकमा भी बिशन जी के पास है, तो अगर ये काम नहीं हो रहे हैं तो काम करेगा कौन? फाइलों में काम है, बहुत जगह सड़क जो है उसको 4 लेन 6 लेन करने के सिर्फ कागजियों में तो जरूर है, लेकिन अभी जो है ग्राउंड पे कुछ नहीं है। और काफी लंबे समय से ये बोल दिया जाता है विधानसभा में जवाब देने के लिए कि हमने मैपिंग कर ली है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन अगर आप एक बात बताइए, अगर 2 विधानसभा सत्र निकल जाए, फिर अगर आप 3 जवाब रिपीट करें तो जनता उसमें संतुष्ट नहीं होती है। और मेरे को नहीं लगता, और हरियाणा की जनता में जो आम सियासी गलियारों में भी जो आज चर्चाएं हैं, जिस तरह का प्रकरण अभी हाल ही में हमने महाराष्ट्र में देखने को हमें मिला, तो बगावती सुर निश्चित तौर पे जो जसपा के विधायक हैं उनके हैं। और अगर सबको आपने कहीं ना कहीं, अगर सिर्फ आप सारा कुछ अपने पास रखेंगे और बाकियों को कुछ नहीं बांटेंगे, तो या तो उनमें महकमे बांट दीजिए अपने, अगर आपने संतुष्ट रखना है तो उनको भी काम दे दीजिए, वर्क डिवाइड कर दीजिए आप अपना। तो या तो वो खुद करें, या जो ये नहीं करेंगे तो वो भाजपा को बोलेंगे। तो भाजपा अगर करेगी तो फिर वो निश्चित तौर पे जो उनके विधायक है वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। और यही स्थिति जो महाराष्ट्र में हुई, हरियाणा में भी कोई मुझे लगता है अचंभा या चौंकने वाली बात नहीं होगी अगर यही सुर जो है हमें देखने को अभी मिला। अभी आपने देखा पिछले निकाय चुनाव में किस तरह जसपा के विधायक ने अपने पार्षदों को ज्वाइन करा दी, सॉरी जसपा के विधायक ने भाजपा में ज्वाइनिंग करा दी अपने पार्षदों की। तो अभी ऐसा निकाय चुनाव में हमने बहुत जगह देखा है जहाँ जसपा ने खुल के विरोध किया है भाजपा का। कहने को ये सहयोगी थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने खुल के एक दूसरे के वोट काटे। ठीक है सर। अपने दूसरे के प्रत्याशी को हराने में कोई इन्होंने कसर नहीं छोड़ी। तो ये तो सरेआम पब्लिक डोमेन में बहुत से वीडियोस भी सामने, और बहुत से सोशल मीडिया के जो चैनल है उन्होंने कवर भी किया है। ठीक है, मैं केवल जी से प्रतिक्रिया लेता हूं इस बात के ऊपर। केवल जी, क्या कुछ कहेंगे? यह अस्थिरता सी दिखाई दे रही है अभी। देखिए, जेजेपी और बीजेपी की जो सरकार बनी थी, इसमें जेजेपी जब इलेक्शन मोड पे थी तो ये बीजेपी का विरोध कर रही थी, और लोगों ने बीजेपी के विरोध में जेजेपी को वोट दिया था। और जेजेपी जैसे ही अपने 10 एमएलए इनके जीते, ये उसी बीजेपी की गोद में बैठ गए और मुखालफत करते हुए उनकी सारी बात को इन्होंने मानने ले लिया। जो पिछला बीजेपी का कार्यकाल था उसमें ये यमुना पार के दावे करते थे बीजेपी के कि इस बार तो बीजेपी यमुना पार चली जाएगी, तो उन्हीं यमुना पार वालों के साथी बन गए। तो ये बेसिकली जेजेपी तो पहले ही इनका शुरुआती सिस्टम ही एक तरह से अब जो समझौता था वही गलत था, क्योंकि जो लोगों ने वोट दी थी वो बीजेपी के अगेंस्ट वोट दी जेजेपी को, और इन्होंने बीजेपी के साथ समझौता कर लिया। तो जो लोग हैं आज की डेट में
वो जेजेपी को पसंद नहीं करते, क्योंकि अभी जेजेपी की हालात जो है वो बहुत खराब है, क्योंकि बीजेपी ने ना पिछले 5 साल में काम किया, ना अभी जो 3 साल करीबन होने वाले हैं, तो वो 3 साल में भी कोई काम नहीं किया। तो अभी जो हालात हो गए हैं वो ये हो गए हैं कि कल इलेक्शन मोड में इन्होंने इलेक्शन में जाना है, और इलेक्शन के अंदर कोई भी आदमी जो जिस तरह से रामकुमार गौतम जी ने ये बात भी कही कि इनके पीछे JPPP लग रहा है, तो वो PP को लोग वोट नहीं देते, क्योंकि इन्होंने धोखा किया पब्लिक के साथ। तो असली बात तो ये है। और इस मामले में अब जो लोग हैं, क्योंकि हमारे जो पूरा देश है इसमें जनता इज ए सर्वोपरि, जनता का फैसला ही सबका फैसला होता है। तो जनता जो है इनके अगेंस्ट इसलिए जाएगी क्योंकि इन्होंने जनता के साथ धोखा किया था। जनता आज जो अभी ये बात भी कही थी जो रामकुमार गौतम जी ने कि ईश्वर सिंह अपने बलबूते पे अपनी बेटी को अपने जिता के लाया, तो वो तो उसने पता नहीं कितनी रिक्वेस्ट की होगी लोगों के साथ कि भाई मैं जेजेपी के साथ ही नहीं हूं, आप मेरी बेटी करके मुझे वोट दीजिए। तो ये तो स्थिति जेजेपी की है। ठीक है। और आपने देखा होगा कि जेजेपी दुष्यंत चौटाला जहां से उम्मीदवार हैं वहां से नगर परिषद का चुनाव हारे हैं। तो ये इनकी वोट खिसक रही है, इलाका सिस्टम खिसक रहा है। ठीक है इस सर, वजह से इनको मैं आता हूं, मैं जवाब लेता हूं इन सवालों के। दीपकमल सारण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फोन लाइन पर हैं अभी, और डॉक्टर चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। मैं आऊंगा चौहान साहब आपके पास भी। पहले मैं सवाल चूंकि जेजेपी का है इसलिए मैं दीपकमल जी के पास आ रहा हूं। दीपकमल जी, ये जो तमाम सारी चीजें आई हैं बीते एक हफ्ते के अंदर और उससे पहले की भी चीजें हैं, सब इकट्ठा होकर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है पार्टी के अंदर? देखिए, सब ठीक है। हमारी पार्टी की भी कल परसों भी बैठक थी, उसमें भी हमने आगे की रणनीति बनाई है और पार्टी के जो बाकी कार्यक्रम है वो भी ठीक तरीके से चल रहे हैं। सरकार भी मजबूती से है। हाल के जो निकाय चुनाव थे उसमें हमने 3 जगह पर पार्टी सिंबल पर चुनाव जीते हैं, हमारे चेयरमैन बनाए हैं, और लगभग 4 जगह ऐसी हैं जहां पर हमारे समर्थित उम्मीदवार हमारी पार्टी के जो साथ जुड़े लोग रहे हैं वो चुनकर चेयरमैन बने हैं वहां पर। और बहुत से लोगों ने डिप्टी सीएम साहब से पिछले 10 दिनों में मुलाकात भी की है जीतने के बाद, वो भी शायद आपने दिखाई होंगी। तो पार्टी की तरफ से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जहाँ तक कुछ विधायकों की बात है, कुछ उन्होंने जो बातें कही हैं अपने क्षेत्र के बारे में, अपने विधानसभा हल्के के बारे में, हर विधायक को चिंता करनी चाहिए और वहाँ पर जो भी काम रुके हुए हो या काम करने की जरूरत हो वो समय समय पर अपने अपने तरीके से उसके लिए आवाज उठाते रहना चाहिए। इसमें कोई ऐसी विरोधाभास वाली कोई बात नहीं है। सरकार से काम करवाने हैं और उसमें जो वक्त लगता है उसमें तेजी से काम करवाने के लिए विधायक की जिम्मेदारी बनती है, वो आगे। चलिए, आप ईश्वर जी का पहले जिक्र कर रहे हैं तो मैं उसी पर सवाल कर लेता हूं। उनका कहना है कि मैं काफी सारी चिट्ठियां लगा चुका हूं, पीडब्ल्यूडी विभाग दुष्यंत जी के पास आता है लेकिन उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है, और शिकायत आम आदमी की नहीं है, विधायक की है। नहीं, उनको फिर देखिए पूरी बात आपने उनसे उनकी नहीं सुनी है शायद, या उन्होंने भी यही कहा कि जो हल्के के लोगों की मांग होती है, मुझे हल्के के लोगों की मांग उठानी है, तो उसके लिए मेरा एक ये तरीका है। और मैंने अपनी बात कही है कि मेरी 3 सड़कें हैं, उनकी वहाँ की 3 सड़कें ऐसे जिनके लिए वो बात कर रहे हैं, और तीनों लोक निर्माण विभाग से। चलिए ठीक है, मैं रामकुमार गौतम जी का सवाल कर लेता हूँ। उनके अब ईश्वर सिंह जी वाली बात तो पूरी हो जाए एक बार। नहीं, ठीक है, चलिए आप उसे पूरा कर लीजिए। हाँ, ईश्वर सिंह जी की बात मैं पूरी कर देता हूँ क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए और लोगों नहीं, मैंने सुना, मैंने एक वर्ड सुना है सर। अब शिकायत का रीजन क्या रहा, आप उस पर नहीं जा रहे हैं, आप उसको घुमा रहे हैं इधर उधर, तो कोई बात नहीं। मैं क्यों घुमा रहा हूँ? मैं क्या आप नहीं जानना चाहते कि गोला हल्के की कौन सी समस्या की बात हो रही है? नहीं, डेफिनेटली समस्या की बात हो रही है और समस्या की बात होनी भी चाहिए, समस्या की बात होनी भी चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है। सर, सवाल मेरा इस बात को लेकर है दीपक भाई। हाँ, तो फिर आप तो बता नहीं रहे ना कि वो कहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। मैं बता रहा हूँ ना वो कहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। उनके क्षेत्र में 33 सड़कें पिछले 3 साल में पूरी हुई है। 33 रोड इन गोला हल्का, अकेले हल्के की 9 सड़कों के निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिनमें का 88% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तो 42 सड़कें गोला हल्के में पिछले 3 साल में बनी है और वो सड़कों का जिक्र कर रहे हैं। आप बेशक वो वीडियो द्वारा सुन लीजिए। सिर्फ 3 सड़कें हैं, गोला से कैथल, गोला से पेहोवा, गोला से खड़का। मुझे एक सड़क की किलोमीटर भी पता है कितने और कितने का बजट है। तीनों सड़कें 2 से 2.5 करोड़ रुपए प्रत्येक सड़क का बजट है। सारी चीजें मुझे जानकारी है। वो तीनों सड़कों की फाइल लोक निर्माण विभाग से, डिप्टी सीएम साहब के ऑफिस से, जिनके पास लोक निर्माण विभाग का कार्यभार है,
वहां से 2 बार मंजूर होकर सरकार के पास जा चुकी है। एक बार वहां से एक ऑब्जेक्शन के साथ वापिस आई कि इसको अगले फाइनेंशियल ईयर में भेज दीजिएगा 2 महीने बाद, क्योंकि नए बजट के साथ इसको अच्छे से बनाया जाएगा। वो आ गई। उसके बाद जब दोबारा भेजी गई तब सरकार से जो रिप्लाई आया वो ये कि अब सड़कों के निर्माण कार्य का काम, ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूं आपकी बात, पूरा करने दीजिए मुझे, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा सर, मैं मान लेता हूं। नहीं, पूरा करने दीजिए। अरे सर, सिर्फ 1 मिनट और दीजिए। ठीक। दूसरी बार सरकार से उस पर ऑब्जेक्शन लगकर आया कि इसको एक विशेष पोर्टल के जरिए अपलोड करके भिजवाइए और उस पोर्टल के जरिए ही निर्माण के सारे कार्य अब हो रहे हैं। दोनों बार सरकार से ऑब्जेक्शन आने के बाद विभाग की तरफ से बहुत तेजी से काम करके फिलहाल उन तीनों सड़कों का काम ड्राइंग सेक्शन के अंदर है। ठीक है, से मंजूरी होते ही तीनों सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। मान लिया मैंने। बारिश के मौसम में अगर गोला हल्के की कोई सड़कें अगर खराब हो रखी हैं, मान लिया मैंने। सारण सर, मैंने मान लिया इस बात को। सारण जी, मैंने मान लिया इस बात को, मैंने मान लिया इस बात को, मैंने मान लिया इस बात को। लेकिन जितनी गंभीरता के साथ आपने मुझे सब बात समझाई है, ईश्वर जी को समझा दी होती तो कल वो ये बात बोलते नहीं, क्योंकि मैं हफ्तों पुरानी बैठ की बात नहीं कर रहा। मुझे इसका जवाब देने दीजिए। ईश्वर सिंह जी से मेरी व्यक्तिगत बात भी हुई है, दुष्यंत जी की भी बात हुई है, उनको सारी बातें समझा दी गई है और सारी बातें उन्होंने मान ली है कि उनकी जानकारी में इतना नहीं था। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। मैं बगावत वाली लिस्ट में से एक नाम अभी के लिए हटा देता हूं। अब मैं दूसरे पर आता हूं। राम कुमार गौतम जी, उन्होंने कहा कि पार्टी वार्टी कुछ नहीं, मेरा व्यक्तिगत फैसला है। दूसरी स्टेटमेंट, अभी मैं दुष्यंत की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन करूंगा वो दिन बहुत बुरा होगा। और तीसरा, उन्होंने कहा कि टिकट पर कोई नहीं जीता है, अपने दम पर ईश्वर अपनी पुत्रवधू को जिताकर लाया है। जेजेपी, पी का मतलब पी गया। ये उनके वर्ड्स हैं जो मैं बोल रहा हूं सर, इसे क्या कहेंगे? तो राम कुमार गौतम जी जो हमारे आदरणीय नारनौल से विधायक हैं और वो अपनी बात कहते रहते हैं, मेरा उनसे भी ये आग्रह है कि ईश्वर सिंह जी की तरह वो भी नारनौल हल्के बास गांव जो बड़े बड़े गांव हैं वहां के, उनकी समस्याओं को लेकर भी कभी बात करें और बताएं कि वहां पर कितनी सड़कें खराब हालत में है, कितने स्कूलों को अपग्रेड करवाना है, कहाँ बिजली की समस्या है, कहाँ पर रोजगार चाहिए, कहाँ पर ITI खुलवाना है, ये सारी बातें, कहाँ पर नए रजबाहे या नई नहरी विभाग की नालियां निकाली जानी है, वो सारी बातें नारनौल हल्के की भी विधायक के तौर पर उनको उठानी चाहिए। राजनीतिक रूप से जो बातें वो कहते हैं, हम उनका कभी भी इस तरीके से, डिप्टी सीएम साहब ने कहा है कि हम उनका बुरा नहीं मानते, बुजुर्ग हैं हमारे, और वो जिस तरीके से बात कहते हैं उनका अपना तरीका है, वो कहें। लेकिन मेरी चिंता ये है कि 3 साल से वो नारनौल के जनप्रतिनिधि हैं, वहां को लेकर क्या आपने 3 बार भी सुना कि उन्होंने कोई वहां की बात आपके मंच के जरिए आपके संवाददाता को बुलाकर कही हो कि मेरे नारनौल हल्के? वहां के सारे काम तो डिप्टी सीएम साहब खुद करवाते हैं। वहां पर हमने पीछे कार्यक्रम करवाया जहां पर अजय सिंह चौटाला जी भी गए, दुष्यंत जी भी गए, वहां की मांगे, वहां पर भी घोषणाएं की, वहां के लोगों की जन समस्याएं तब सुनी। चंडीगढ़ नारनौल के लोग लगातार आते हैं, उनके सारे मांग पत्र लेकर उन पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। मेरी ये इच्छा है कि ठीक है, राजनीतिक विषय भी उठाएं, लेकिन साथ में नारनौल हल्के का भी ध्यान रखें कि वहां के लाखों लोगों ने वोट देकर उनको जितवाया है, वो विधानसभा में गए हैं, तो नारनौल के प्रति नहीं, वो तो ये दूसरा पॉइंट है दीप कमल जी, ये दूसरा पॉइंट है। मैं इस पॉइंट को भी डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहे हैं सर? कारण तो उसका कुछ होगा ना। तो आप जब अगली बार वो कोई बात करें तो उनसे ये तो पूछिए कि नारनौल हल्के की कोई 10 समस्याएं भी बता दीजिए हमें, जो आपने अभी आज तक हमें कभी नहीं बताई है। नहीं, नारनौल के विधायक और नारनौल की समस्याएं जब सर देखिए, 2 अलग अलग पॉइंट है। एक तो वो जेजेपी के नेता होने के नाते बगावत कर रहे हैं, एक दूसरा वो विधायक की शिकायतें गिनवा रहे हैं। विधायक की शिकायतें दूसरा पॉइंट है, वो जेजेपी के बड़े और बुजुर्ग, जैसा कि आप कह रहे हैं, वो नेता होने के बावजूद भी शिकायत कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है ना अंदर। तो जब मैं वही कह रहा हूँ ना, जब वो राजनीतिक बातें करें, जब अपने मन की कोई बात, मन की भड़ास निकालें, तो साथ में नारनौल की जनता को भी जहन में रखें कि वहां के कौन से काम अछूते रह गए हैं, कौन से काम लटक गए हैं, देर से हो रहे हैं, या क्या काम में रफ्तार लाने की जरूरत है। ये भी हमें उनसे आग्रह है। ठीक है, हमारे प्रति तो उनका प्रेम बार बार दिखता रहता है। ठीक है, मैं चौहान साहब के पास आता हूं एक बार। चौहान साहब, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं कुछ इस तरह की हैं कि देवेंद्र बबली साहब को भी मुख्यमंत्री जी काफी पसंद आ रहे हैं आजकल। देखिए, हम और जजपा मिलकर सरकार चला रहे हैं और सरकार के मुखिया, सरकार के नेता मनोहर जी हैं, सब उनको पसंद करें, इस पर किसी को आपत्ति क्या होनी चाहिए। अगर मनोहर जी को जेजेपी के कोई विधायक अच्छा नेता कहते हैं, उनको उनकी प्रसन्नता करते हैं, प्रशंसा करते हैं उनकी, तो इससे अनावश्यक रूप से किसी को अति उत्साहित होकर कोई निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए।
अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो बातें कर रहे थे उनको उत्तर देना चाहता हूं। कांग्रेस की खुद की हालत क्या है आपने अभी राज्यसभा के चुनाव में देख लिया। खुद मियां फजीहत, औरों को नसीहत, अपने विधायक संभलते नहीं, अपने पास विधायक होते हुए अपने प्रत्याशी को जिता नहीं पाते, और दूसरे के घर में कुछ परेशानी हो जाए या हो रही है इसके बारे में लड्डू फोड़ फोड़ के अपने मन में इतराते हुए हमारे केवल ढींगड़ा जी दिखाई दे रहे हैं। बेगानी शादी शादी में नहीं है, यहाँ तो ये तो दूसरे के घर में मातम की कल्पना करके अब्दुल्ला मियां दीवाना हो रहे हैं। नहीं चौहान साहब, ये विषय नहीं है, अच्छी स्थिति नहीं है। मैं जेजेपी पर बात कर रहा हूं, पार्टिकुलरली प्लीज। गठबंधन को नहीं, क्योंकि इन्होंने मित्र एक मिनट दे दीजिए मुझे, क्योंकि इन्होंने इतना लंबा प्रवचन पेला। इन्होंने कहा कि जेजेपी और हम लोकप्रिय नहीं हैं, हम लोकप्रिय हैं इसलिए दूसरी बार सत्ता में आए, हम लोकप्रिय हैं इसलिए हमने कांग्रेस को और हमारे सारे विरोधियों को धूल चटाई है, अन्य राज्यों में भी, हरियाणा में भी लगातार। और एक इन्होंने कहा कि हमारा तो गठबंधन बेमेल था। इनसे कोई पूछने वाला हो कि दूसरों को उपदेश देने से पहले महाराष्ट्र तो हो आते। इन्होंने धुर्द हिंदुत्ववादी पार्टी शिवसेना के साथ मिलकर वहां 2.5 साल सरकार चलाई। भाई साहब, आपको शिवसेना के साथ सरकार चलाने के लिए वहां जनादेश मिला था क्या? तो अपने गिरेबान में झांकने के बाद ही दूसरों पर केवल जी टिप्पणी करनी चाहिए। अब आप कहिए, जेजेपी को लेकर आपके मन में क्या प्रश्न है, मैं उत्तर दूंगा। प्रश्न वही है सर जो मैं दीपकमल जी से पूछ रहा हूं कि अंदर खाने थोड़ी बगावत सी सुनाई दे रही है। अब आप चूंकि सबसे महत्वपूर्ण साझेदार हैं उनके जेजेपी के, तो इसलिए क्या आपको भी सुखबुगाहट ऐसी कुछ लग रही है या सब कुछ ठीक ही चल रहा है? देखिए, राजनीतिक दलों में भी ठीक जैसे अन्य संगठनों में, परिवारों में कुछ ऊपर नीचे चीजें चलती रहती, राजनीतिक दलों में भी होती हैं साहब। और जब किसी दल में कहीं कोई थोड़ी बहुत कहीं किसी को दिख जाए कि घर्षण हो रहा है, इस पर मैं बस इतना कहूंगा कि बहुत किसी को इतराने की जरूरत नहीं है। दोनों पार्टियां बढ़िया ढंग से गठबंधन चला रही हैं और लोग हमको पसंद कर रहे हैं। रही बात कहीं छोटी मोटी कोई समस्या होगी दीपकमल जी की पार्टी में, तो वो उनका बिल्कुल नितांत आंतरिक मामला है। वे अपनी पार्टी के संकटों को निपटा लेंगे अगर कोई है, और हमारे दोनों दलों के बीच में भी जो गड़बड़ होने की उम्मीद में मैं रजत जी के पास आ रहा हूं, हूड़ रहे होते हैं जो अपने मनों में, उनको भी मैं बता देना चाहता हूं। समस्या हो सकती है कहीं भी, छोटी बड़ी, लेकिन हम वो लोग हैं जो हर समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। रजत जी, इनकी तरह गांव उजड़ने की कामना नहीं करते। और इनको मैं आखिरी एक वाक्य और कहने दीजिएगा रजत जी से पहले। मैंने सबको सुना, 17 मिनट सुना मैंने सबको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि केवल जी गिद्धों की कामना होती है कि सारा गांव मर जाए, उजड़ जाए, ताकि उनको लाशें खाने को मिले। कांग्रेसी गिद्धों की कामना से हमारा गांव उजड़ने वाला नहीं है। ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। लूंगा इस बात का भी। फिलहाल मैं रजत जी के पास आऊं। रजत जी, वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, पार्टी में छुटपुट चीजें होती रहती हैं। देखिए, आपने भी बहुत अच्छी तरह सुना जिस तरीके से जसपा के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने सीधे सीधे तौर पर जिस तरीके से राम कुमार गौतम जी के बारे में कहा कि अपनी हल्के की 3 मांगे गिनवा दें, 10 मांगे गिनवा दें, अपने हल्के की कोई मांग लेकर नहीं आते, अपने हल्के की कोई आवाज नहीं उठाते, तो और जो तरीका है उनका बताने का, उससे साफ पता चलता है कि राम कुमार गौतम जी का और जसपा का आपस में कोई तालमेल नहीं है। अगर कोई समस्या भी नहीं गिनाई जा रही तो इस कदर की नाराजगी है। जहां तक ईश्वर सिंह जी की बात है, सिर्फ मात्र विधायक होने के बाद भी वो मात्र 300 वोट के आसपास का रहा होगा जिससे वो जीतते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से जीत पाए हैं। नरवाना में आपने जिस तरह हाल देखा जसपा का, उचाना में खुद जहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े 8-9 मोटे मोटे महकमे हैं, उसके बाद आप सिरसा में इन्होंने इतनी मेहनत करी, सिरसा में आप डब्बाड़ी हार गए, ठीक है। रानिया में आपका गठबंधन का उम्मीदवार था, वहां बहुत ज्यादा अंदरले खाते जो भी कुछ हुआ वो सब जानते हैं। इस तरह आदित्य चौटाला जी ने इनके बारे में जो शब्दावली का इस्तेमाल किया, हम जब चाहें आपको उतार दें, तो इनके महकमों को लेकर केवल असंतोष अगर जसपा के विधायकों का करा जाए तो ये बात कहना उचित नहीं होगा। भाजपा के बहुत से ऐसे विधायक हैं जिनके हलकों में जो उप मुख्यमंत्री के पास महकमे हैं,
पीडब्ल्यूडी, खासकर B&R को लेके मैं कहूंगा, तो उनके हलकों की जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं और स्टेट हाईवे है, वहां का भी बुरा हाल है। बहुत सी मांगे ऐसी हैं जहां भाजपा के जो विधायक हैं उनका असंतोष लेके वो मुख्यमंत्री जी के पास मैं दीप कमल जी से जवाब लेता हूं फटाफट एक बार। दो तीन दफा ऐसी बात सामने आई है, ठीक है, कि असंतोष उनके मन में भी है और भाजपा की तरफ से भी बहुत प्रेशर है, ठीक है, जजपा को लेके। ये अनदेखी केवल प्रेशर है, ठीक है। मैं दीप कमल जी से जवाब लेता हूं इस बात का। दीप कमल जी, और एक बात और आप ले लेना, बहुत जल्दी से। और जहां तक देवेंद्र बबली जी का जिक्र किया कि उनसे खुश हैं, फतेहाबाद में उन्होंने सरकार का साथ देने का काम किया, मुखालफत नहीं करी। इस वजह से मुख्यमंत्री हो सकता है देवेंद्र बबली जी से खुश हो, लेकिन अन्य जगहों पे भाजपा की, जजपा के लोगों ने खूब खुल के मुखालफत करी है। ठीक है दीप कमल जी, वो कह रहे प्रेशर है कुछ। किस टाइप का प्रेशर है? किस पर प्रेशर है? कोई प्रेशर नहीं है। ये कह देने से कोई बात थोड़े हो जाती है। राजनीतिक लोग कोई एक दूसरे के बारे में कोई जिम्मेदारी से बात कहें तब तो कोई मायने बनता है। इंडियन नेशनल लोकदल के लोग तो कभी चिट्ठी कहते हैं हम चिट्ठी जारी करेंगे, कभी कहते हैं हम ये करेंगे, कभी कहते हैं कि कहीं पैसे का लेन देन हो गया और वहीं पर वोट दे देते हैं खुद भी। तो शायद वो अपने मन की कोई बात कहना चाह रहे होंगे कि उन्होंने कोई ऐसी बात कही होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडियन नेशनल लोकदल की छटपटाहट हो या कांग्रेस पार्टी का अपना इतिहास भूलने का जो काम हो, कि उनकी सरकार के समय बड़े बड़े सांसद लोग जो थे, धर्मवीर, राव इंद्रजीत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इस बात पर नाराज होकर इस्तीफा देकर चले गए कि वहाँ बहुत ज्यादा क्षेत्रवाद, बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है। ठीक है, मैं केवल जी से एक फाइनल कमेंट लेता हूँ। ढींगरा जी एक बात याद रखें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी और कैप्टन अजय यादव हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। ये इतिहास होगा हरियाणा का कि एक कैबिनेट मंत्री ने अपने मुख्यमंत्री पर क्षेत्रवाद, भेदभाव और भ्रष्टाचार के आरोप लगा। ठीक है, मैं केवल जी से जवाब देता हूं फटाफट से, समय बहुत कम है। ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम है दीप कमल जी, मैं केवल जी से जवाब देता हूं। केवल जी 20 सेकंड नहीं दे पाऊंगा, बहुत जल्दी से रखिएगा बात। देखिए, जेजेपी पार्टी अभी मदमस्त हो सकती है, लेकिन इनके जो एमएलए हैं या जेजेपी के जो सीनियर नेता हैं उनमें सुख बुखार शुरू हो गई है, लेकिन ये सरकार अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएगी। ये मैं आपको एलानिया बात कह रहा हूँ। दूसरी बात बीजेपी की थी, ये बीजेपी वाले बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये ध्वस्त पार्टी है। इनके साथ जितने लोग लगे इनने सारी पार्टियों को ध्वस्त किया। उसमें से नंबर 1 है अकाली दल, फिर चौटाला की पार्टी, जेडीयू की पार्टी, फिर मायावती की पार्टी। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। चौहान साहब, दीप कमल जी, रजत जी, केवल ढींगरा जी, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती सुझाव और समय देने के लिए। मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।